डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस गौतम मूल निवासी समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। आप लोगों का मैं आप अभिवादन करता हूँ। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धा। अब आज हम जब महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती मनाए गए हैं, तो इसका एक कारण तो ये है कि जिन महापुरुष की हम जन्म जयंती मना रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। अभी जो आपने बताया कि ये हम लोग जो कह रहे हैं कि ये अदर पेपर क्लास यानी ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के से बिलोंग करते थे और पिछड़े वर्ग का आदमी इनके बारे में नहीं जानता। बहुत सारी बातें, कुछ बातें आप लोगों ने बताई है यहाँ पे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले जो लड़ाई इस देश के अंदर चालू हुई, विचारधारा की जो लड़ाई हुई, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय किया था। और जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस वर्ण व्यवस्था का खात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने किया, जिसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने राजा भरतदत्त मौर्य की हत्या करी और उसके बाद जाति व्यवस्था लागू की। तो वर्ण व्यवस्था में जो चौथे वर्ण का जो व्यक्ति था, उनमें ही जाति व्यवस्था लागू हुई। अब हम लोग क्या है कि शूद्र की बात जब हम करते थे, शूद्र में कौन आता है? एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी, ओबीसी अधिकतर शूद्र आता है। तो ये लड़ाई फिर जब रुक गई थी तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसकी शुरुआत करी। और अंग्रेज जब भारत देश के अंदर आया, जिसके पहले तो कोई क्रांति करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ आके के स्काउटिंग स्कूल खुलवाया और स्काउटिंग स्कूल में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम जो स्टूडेंट में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो छात्र था वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। और उस स्कूल में इन्होंने विद्या अर्जित करी। विद्या अर्जित करने के बाद एक समय ऐसा आया कि जब ये शादी समारोह में गए और शादी इनके ब्राह्मण मित्र की थी। ब्राह्मण मित्र की शादी में जब ये गए और जुलूस में जब साथ में चल रहे थे, तो ये आगे आगे चल रहे थे उन ब्राह्मणों के साथ, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ब्राह्मणों ने देखा कि अरे यार ये आदमी कौन है? तो किसी ने कहा कि अरे क्या नाम है तेरा? बोले मैं ज्योतिबा फुले हूँ। अच्छा, तो कौन है तू? बोले मैं माली हूँ। तो ब्राह्मणों के जो धर्मशास्त्र, ब्राह्मणों का जो कानून है, उसमें माली समाज जो आती है पिछड़े वर्ग में आती है, वो चौथा वर्ण का आदमी। तो उन्होंने इनको धुतकारा, बोले तू साला शूद्र होते हुए हमारे साथ साथ चल रहा है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चौथे वर्ण का आदमी, तू किस वर्ण का? चौथे वर्ण का आदमी, और तू ब्राह्मणों के साथ चल रहा है। चल, और तुझे चलना ही है तो पीछे जा, पीछे आखिरी में आ और पीछे चल। तू शूद्र है, तू हमारे साथ नहीं चल सकता। जैसे रुबाव में पगड़ी बांध के चल रहा है। तो ये बहुत अपमानित हुए। और इनके दोस्त ने भी कहा कि भाई हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो मैंने दोस्त के नाते बुलाया है। तब इन्होंने वहाँ सोचा, इनके दिमाग में बात आई कि मैं चौथे वर्ण का शूद्र आदमी और मेरे साथ अगर इतना अपमान होता है, मुझे मेरे साथ हमारे लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, तो जो किसी वर्ण में ही नहीं आते, वर्ण में कौन नहीं आते? पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण जो नहीं बनाया वो है अछूत लोग। अछूत कौन? ये एससी, एसटी, आदिवासी, एससी और एसटी दोनों अछूत लोग, अनटचेबल। शूद्रों को तो छूते थे वो, ब्राह्मण शूद्रों को छूते थे, पर शूद्र लोगों को गुलामी करने के लिए बनाया गया था। नाई है, बाल काटेगा, तेली है, तेल निकालेगा, कुम्हार है, पानी भर के पिलाएगा, है ना। ये पाटीदार आजना है, भट्टे टमाटर उगा के हमारे घर लाएंगे, धोबी है, कपड़े धोगा। इन लोगों का तो साथ चाहिए था, गुलामी इन लोगों को ऊपर थोपी गई। पर जिन लोगों ने गुलामी नहीं चाहिए, गुलामी को स्वीकार नहीं किया, वो लोग थे अछूत लोग, अनटचेबल। जो एससी, एसटी के लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो किसी वर्ण से बाहर थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उन्हें अति शूद्र कहा, शूद्र थे और अति शूद्र कहा। तो इन्होंने कहा कि जब ऐसे लोगों के साथ क्या हाल होते होंगे। तो उस समय पानी पीने की मनाही थी, उनके होठ पे जाके पानी नहीं पी सकते थे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले अपने पैसे से होठ बनवाए और अछूतों के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी सबसे ज़्यादा। और जो ओबीसी थे उनके लिए लड़ाई लड़ी कि जिन लोगों को ये पानी नहीं पीने देते, तो मेरे घर के सामने आके हो गए, वहाँ से जाके भरे।
और फिर इन्होंने कहा कि ये सब माहौल क्यों तैयार हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। तो इन्होंने देखा कि कमी है तो शिक्षा की कमी है, और उसी बात पर इन्होंने बल देकर एक गुलामगिरी किताब में लिखा है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना वित्त गया, वित्त बिना अर्थ गया, पैसा गया, धन गया, और धन के बिना शूद्र पतित हुए। ये सब इतना जो हुआ नुकसान, ये सिर्फ एक ही कारण से हुआ, विद्या। यदि विद्या नहीं, शिक्षा नहीं, इसकी वजह से इतना हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शिक्षा की शुरुआत करूं। अंग्रेजों ने जो स्टार्टिंग स्कूल खुलवाते उनको बंद कर दिया था महात्मा ज्योतिबा, ये इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने बंद करवाने का अभियान चलाया गया था। तो इन्होंने कहा कि मैं स्कूल खुलवाऊंगा, और उस जमाने में अंग्रेजों से इन्होंने लोन लेकर, ये आपने बताया अभी स्कूल के बारे में, इन्होंने स्कूल खोला। तो स्कूल जब ये पढ़ा रहे थे तो इनके पापा जो थे गोविंद राव जी, वो बहुत बड़े भक्त थे, और गोविंद राव जी को उन लोगों ने जाकर बोला कि गोविंद राव जी, हमारे धर्म के अंदर शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, भले वो ब्राह्मण की स्त्री हुई, वैश्य की स्त्री हुई, या क्षत्रिय की स्त्री हुई, या शूद्र की स्त्री हुई, और शूद्रों को तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। तो ये तो स्त्रियों को भी पढ़ा रही है इसकी स्त्री साथ में मिलकर, तो आप एक काम करो, इनको घर से बाहर निकालो, या फिर आपको गांव से बाहर निकालो। तो गोविंद राव फुले भी भक्त थे, धर्म के कट्टर धर्म को मानते थे। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ये मेरा लड़का और ये मेरी बहू गलत काम कर रहे हैं, इन दोनों को घर से बाहर निकाल। अब घर से बाहर निकाल दिया, इनके पास घर नहीं था, कहाँ पढ़ाएंगे। तो जिन कौम को हम अपना दुश्मन मानते हैं, आज उसी कौम की सहायता की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। उस कौम ने इनका साथ दिया, वो थी मुस्लिम। और फातिमा शेख नाम की जो महिला थी, फातिमा शेख नाम की जो माता थी, उस फातिमा शेख ने अपने घर में इन दोनों पति पत्नियों को पनाह दिया, कमरा दिया, और कहा कि यहाँ आप पढ़ाइए। तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले दोनों मिलकर औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रही थी, दोनों साथ में मिलकर। और आज हमारे लोग उसी समुदाय को अपना दुश्मन मानते हैं जिस समुदाय ने हमारे महापुरुषों का साथ दिया। ये शुरुआत की बात है, ये शुरुआत के थे। अगर ये शुरुआत नहीं करते, और इनके ज़माने में इन्होंने 75 स्कूल खुलवाए, उन्हीं 75 स्कूल में रामोजी राव जो बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी थे वो पढ़ाई की, और उन्होंने पढ़ाई करने का, अभी ओबीसी समाज के बाद इतिहास की बात बता रहा हूँ मैं। तो ओबीसी समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है, किस कारणों की वजह से ऐसा हुआ। तो रामोजी राव ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद वो मिलिट्री में गए, रेजिमेंट में गए, फौज में गए, और उन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया। तो किनके स्कूल में पढ़े? महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कूल में। एहसान किसका मानना चाहिए? ओबीसी का, अदर। इनके बाप दादा के स्कूल, इनके बाप दादा ने स्कूल खुलवाया, इनके बाप दादा के स्कूल में रामोजी राव पढ़े, और रामोजी राव ने फिर अपने बच्चों को पढ़ाया। उसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, और उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़े, और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये जो वहाँ चले गए थे गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जैसे ही रामोजी राव जो सतपाल बाबा साहब के जो पिताजी थे वो उनका देहांत हो जाता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को वडोदरा रियासत में नौकरी मिली। कहाँ पे? और वडोदरा रियासत के महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़। अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी के बेटे हो इसीलिए ओबीसी की बात कर रहे हैं। सयाजी राव गायकवाड़ ओबीसी, पिछड़े वर्ग के। तो सयाजी राव गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने यहाँ नौकरी दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी उस समय इतना आवाज़ नहीं था, छुआछूत उस समय भी होती थी, और बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर क्या ये तो होता ही होगा, हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोग
है ऐसे, ये तो होता होगा। जब इन्होंने वहाँ 1 महीना नौकरी किए और 1 महीना नौकरी करने के बाद सयाजी गायकवाड़ साहब ने जब छात्रवृत्ति लागू की थी, उस समय छात्रवृत्ति किसके लिए इनकी प्रेरणा से उन्होंने छात्रवृत्ति लागू की थी ताकि SC/ST के बच्चों को छात्रवृत्ति यानी थोड़ा पैसा दिया जाए ताकि वो उस पैसे से पढ़े। तो छात्रवृत्ति देने वाला OBC किनके बच्चों को दे रहा है? SC/ST के। छात्रवृत्ति देगा तो पढ़ेगा तो विद्या आएगी। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति जो थी उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी नाम था और 3 साल की छात्रवृत्ति एक मुश्त इनको दी 25 रुपये महीने के हिसाब से। तो 3 साल में पैसे बन रहे थे 900 रुपये। 900 रुपये देकर सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि तू भीमराव अंबेडकर अछूतों का लीडर बन सकता है पर उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये 900 रुपये जो 3 साल की छात्रवृत्ति में दे रहा हूँ, ये जा और विदेश में जाके पढ़। तब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति को लेकर के फॉरेन एजुकेशन के लिए, विदेशी शिक्षा के लिए वहाँ जाके पढ़ाई करी और 900 रुपये वहाँ खर्च करके डॉक्टर की डिग्री लेकर फिर बाहर आए। पर उनमें एक शर्त रखी थी कि जिस आदमी को मैं विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ वो आके मेरी रियासत में नौकरी करे। भाई रियासत में भी बुद्धिजीवी अक्लमंद कर्मचारी चाहिए कि नहीं चाहिए? नालायक तो पूरी रियासत को उजाड़ दे रहे हैं। पर रियासत में अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो रियासत को और भी फैलाएंगे, अच्छा धन भी आएगा, अच्छे ज्ञान वो भी होगा और बढ़ावा मिलेगा। तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भेजा ताकि वो आके मेरी रियासत में काम करे। इसलिए वो फिर आए और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विदेश गए ना तो वहाँ पे अछूत वाली समस्या नहीं थी, हमारा एक ऊंच नीच नहीं था, भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं था, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं था। तब बाबा साहब अंबेडकर को लगा कि यार हम भी तो इंसान हैं और भारत में हमारे साथ ऐसा नहीं। लड़ने की प्रेरणा, लड़ाई लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अभी ये कर रहे थे मेरे साथ और आप मिल गए और आपने मेरे साथ वो व्यवहार नहीं किया तो मुझे तो ये आदमी गलत लगा। बोले ये नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, ये विदेशी हमसे अच्छे रह रहे हैं और देश का आदमी हमसे ये कर रहा है, इसका कारण। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए ना तो ये सचिव के पद पर नियुक्त किए गए। कहाँ? बड़ौदा नरेश महाराज के। और सचिव के पद पर नियुक्त किया तो वहाँ पर इनका चपरासी भी इनसे भेदभाव फाइलें फेंक के देता। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 ही महीना काम किया और वो जगह छोड़ी, वहाँ रहने के लिए इनको जगह नहीं मिली थी, सराय में रहे और काम किया। पर इन्होंने कहा कि क्यों? कि इनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई। अरे वहाँ पे तो मेरे साथ में पढ़ रहा था तो ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ तो जानवरों जैसा काम हो रहा है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तो अनपढ़ों के साथ क्या होता होगा, जाहिलों के साथ क्या होता होगा। इतनी बड़ी हम वो डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेके जब मैं आया हूँ, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मेरे साथ ये घटना हो रही है तो अनपढ़ों के साथ क्या हो रहा होगा। तो इन्होंने वो काम छोड़ दिया। जब ये काम छोड़ दिया उस समय इनकी शादी हो चुकी और माता रमाबाई के साथ इनकी शादी हुई। तो इन्होंने काम छोड़ के जब घर बैठे तो उसी समय छत्रपति साहू जी महाराज थे और छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को बहुजनों के नेता के रूप में देखा था। बाबा साहब अम्बेडकर को देखा था और समझ गए थे कि ये आदमी अगर और पढ़ लेगा तो इस देश में इन SC/ST लोगों की लड़ाई लड़ लेगा। OBC की नहीं, OBC की तो छत्रपति ये साहू जी महाराज लड़ भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो अछूत लोग जो हैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे नेता चाहिए। और वो नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये बाबा साहब नहीं थे, सिर्फ भीमराव थे। तो भीमराव ये लड़ाई लड़ सकता। तो साहू जी महाराज कौन? OBC। इनके घर गए। उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर को
माता रमाई से साहू जी महाराज ने कहा कि बहन तू चाय बना, मैं तेरे घर आया हूँ, तू चाय बना। माता रमाबाई ने चाय पिलाई और साहू जी महाराज ने 5,000 रुपये बाबा साहब अम्बेडकर को दिए। कितने? उस जमाने कि अम्बेडकर पढ़ाई छोड़ो मत और पढ़ाई करके। तो फॉरेन एजुकेशन के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विदेश गए और फॉरेन एजुकेशन की उच्च स्तरीय पढ़ाई करके आए। आज आंदोलन चलाना किसी एरे गेरे नत्थु गेरे का काम नहीं है। पहली दूसरी चौथी पांचवी बीए पढ़ने वाले लोग आंदोलन नहीं चला सकते। ये लड़ाई लड़ने के लिए बुद्धिजीवी आदमी की जरूरत है। नारे लगाने वालों ने तो सत्यानाश कर दिया है अभी तक। फॉरेन एजुकेशन पर लेके आए जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस समय अंग्रेजों ने हमें बहुत हक और अधिकार दे दिए थे। सती प्रथा बंद करवा दी थी, बाल विवाह बंद करवा दे रहे हैं। बिना ब्राह्मण के शादी करवाने वाला पहला महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फूले, बिना ब्राह्मण के शादी करवाई इन्होंने और उस पर केस चला। वो जिस गांव का 5 गांव 10 गांव का ब्राह्मण था जो शादी करवाता, उन्होंने बॉम्बे में कोर्ट में केस चलाया अंग्रेजों के शासन में और महात्मा ज्योतिराव फूले वो केस जीते। पहला महापुरुष ये हमारे ओबीसी महाराज, ओबीसी के महापुरुष, हमारे सबके महापुरुष। ये पिछड़े वर्ग के आदमी जो बिना ब्राह्मण से शादी करवाए। तो उस समय जब जितने हक अधिकार हमें मिल गए थे, टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा, मिल गए थे, तो इन लोगों को बहुत सारी ऐसी घटनाएं, उस घटना पे इन लोगों को लगा कि अरे इनको तो वोट देने का अधिकार भी मिल गया है, इनको तो अच्छे कपड़े पहनने का भी उस समय मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात इनको शिक्षा भी मिल रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अंग्रेज़ों की वजह से, क्योंकि अंग्रेजी शासन था। भारत क्या था? ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेजों के शासन का भारत था और शासन उनका था, तो वही सुविधा मुहैया कराई। और सुविधा किन लोगों को दे रहे थे? जो गुलामों के भी गुलाम थे। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण और ब्राह्मणों के गुलाम SC ST OBC, और उन SC ST OBC को हक अधिकार अंग्रेज दे रहा। ये बात इन लोगों को बची नहीं, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अब भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग हमारी आज़ादी का आंदोलन मानते हैं, पर भारत छोड़ो आंदोलन हमारी आज़ादी का आंदोलन नहीं था। हमारी आज़ादी का आंदोलन तो जो इन्होंने छेड़ा था वो था, जो पेरियार रामास्वामी ने छेड़ा था वो था, जो तथागत गौतम बुद्ध ने छेड़ा था वो था, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने छेड़ा वो हमारी आज़ादी का आंदोलन था। तो आज़ादी का आंदोलन जब छेड़ा था, ज्योतिबा फूले उस समय जीवित थे और ज्योतिबा फूले के पास न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे नाम का आदमी गया, जो कांग्रेस का उसमें कार्यकर्ता था। और न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे जब ज्योतिबा फूले के पास गया और कहा कि ज्योतिबा तुम अच्छे पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कितने लोगों को शिक्षाएं दी और समाज में आप ख्याति प्राप्त। उस समय इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दी, एक कमेटी बनाया था सत्यशोधक समाज। तो आप अगर कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ रहते हो तो हम बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि रानाडे, तुम जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हो ना, वो तुम्हारे लोगों के लिए, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यों की आज़ादी है, हमारे लोगों की आज़ादी कहाँ है उसमें। तो आप जाओ, आपका काम करो, मुझे मेरा काम करो। फिर बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर, वो छत्रपति साहू महाराज के पास गया और साहू महाराज को कहने लगा कि साहू महाराज आप रियासत के राजा हैं, वडोदरा में उस समय, तो आप राजा हैं, तो जब आप राजा हैं तो आपका उस समय 600 रियासतें थी। कितनी? 600। भारत एक नहीं था, 600 रियासतें थी और अंग्रेजों का प्रभाव कई रियासतों पे था। तो आप राजा हैं तो आप एक काम करो, हमारे साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ो।
तो आपके अनुभव से हम बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे। तो साहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक से कहा कि तिलक, तुम लोग इतने बदमाश हो कि तुम लोगों ने हमें ओबीसी को चमचागिरी करने के लिए रखा, और हम राजा होते हुए भी हम निर्णय नहीं दे सकते। आप लोग निर्णय देते हो और हमें मानना पड़ता है। तो ये आंदोलन हमारी आज़ादी का आंदोलन नहीं है, तुम्हारी आज़ादी का आंदोलन है। तो साहू महाराज ने उस समय उन लोगों का साथ दिया। फिर एक और आदमी जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक, गोविंद राणा ने, और वो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जब विदेश में बाबा साहब पढ़ रहे थे उस समय, वो लाला लाजपत राय भी वहाँ पढ़ रहा, वो भी वकालत कर रहा था, ये भी वकालत कर रहा था। लाला लाजपत राय विदेश में था, वो भी कांग्रेस का काम कर रहा था वहाँ पे आज़ादी के लिए, वो भी आंदोलन वहाँ विदेश में चला रहा था। उसने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि अम्बेडकर बहुत पढ़ लिख गए और तुम भी भारत से हो, मैं भी भारत से हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिल के आज़ादी की लड़ाई में भाग लें, और आप लोग तुम आ जाओगे तो हम बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लाला लाजपत राय को गालियाँ नहीं दी। अभी हमारा व्यक्ति कोई आता है कि चल आजा, तू फलानी सेना में भर्ती हो, तो हम लोग भगा देते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लाला जी, मैं वडोदरा महाराज जो है उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी है, पैसा दिया है पढ़ने के लिए, और मैं ये पढ़ाई छोड़ के आपके